पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि हमने सुना है कि कोई खास वजह थी जिस वजह से आप राजनीति में आए। आना तो दूर की बात थी, मैं नापसंद करता था राजनीति को। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की फिर? ऐसे परिवार में हो, कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, यहाँ कैसे? मैंने कहा नहीं, इच्छा से मैं आया। पर ये बात मेरे को चुभ गई कि मेरे को देखभाल करने के लिए जिनको कहा गया है उनमें से ऐसा, मतलब दुनिया भी तो ऐसी। तब बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, मैंने क्योंकि एक भी काम इनका नहीं करोगे तो बंदूक लेके तुम्हारे पास आएंगे। जो समकक्ष पार्टियां हैं उनके विपरीत वो बहुत ही कमज़ोर लगने लगी है, प्रतीत होने लगी है। बाहर से तो कम से कम ऐसा ही लगता है। क्या कारण मानते हैं आप इसको? कांग्रेस का स्ट्रेंथ है कि वो एकदम ओपन है। कांग्रेस की वीकनेस भी इसी से जुड़ जाती है कि जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, अगर आप कैडर बेस्ड पार्टी हो, उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है और कैडर बेस्ड पार्टी करती है। इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, खुली है जिसे ढीला भी कहा जा सकता है। उस नाते एक खुलापन है जो कांग्रेस में है, और दूसरा उसका नेगेटिव सिक्के का दूसरा पहलू ढीलापन है कि वो कंट्रोल नहीं करते। आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ें आपको मालूम थी। उसके बाद भी आप चुनाव हारते हैं, ऐसा क्यों? भारत जिस तरह विकसित देश बनने के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है, वहीं हम अपनी प्राचीन और समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को भी हमने बखूबी सहेज कर रखा है। आज हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं वो दोनों ही एरा के साक्षी हैं, और हमारे आज के यूज़ेड के पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो इन दोनों पहलुओं पर बहुत ही खूबसूरती से बात कर सकते हैं। वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो एक सरल, सौम्य और शांत व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो एक पॉलिटिशियन भी हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति के इस एपिसोड में। आपकी जो लाइफ है उसकी स्क्रिप्ट तो आपके जन्म के साथ ही लिख दी गई कि आप एक रॉयल फैमिली में आपका जन्म हुआ, लेकिन बाद में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जहां आप एमएलए भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, मंत्री और डिप्टी सीएम भी रहे आप छत्तीसगढ़ के। तो ये स्क्रिप्ट जो आपने अपनी लाइफ में लिखी, और ये दोनों रॉयल फैमिली की लाइफ और एक पॉलिटिशियन की लाइफ, क्या डिफरेंस देखते हैं आप इसमें? स्क्रिप्टिंग हमेशा आंशिक रहती है। एक तो जेनेटिक स्क्रिप्टिंग हो गई जी, और दूसरा ऐसे परिवार में जन्म होना, ये सौभाग्य की भी बात है, बड़े चांस की बात है। उसके बाद जीवन चालू होता है जिसमें फिर स्क्रिप्टिंग आती है, कंडीशनिंग की, पेरेंटल कंडीशनिंग। मुझे मेरे माता पिता ने गैर राजशाही वातावरण में बड़ा किया। मुझे बहुत इल्म इस बात का नहीं था कि मैं एक राज परिवार का हूँ। जी, तो आपके स्वभाव की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि आप एक बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन आप अगर राजनीति में आए तो पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने की कोई खास वजह है क्या? क्योंकि हमने सुना है कि कोई खास वजह थी जिस वजह से आप राजनीति में आए। आना तो दूर की बात थी, मैं नापसंद करता था राजनीति को। पॉलिटिक्स के बारे में जो हल्का फुल्का सुना और जो देखा वो मुझे एकदम नापसंद था। मैं चाहता था कि मैं काम करूं, और पॉलिटिक्स उसमें नहीं फिट होती थी। बिल्कुल फिट नहीं होती थी। एक दिन और एक गांव के पटेल आए और कहे बाबा वो कुछ काम था लड़के का। मैं तो था नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन अब माँ बाप का लड़का तो था, लोग उम्मीद करते थे कि भाई मदद के लिए बोल। नहीं, मैं ठीक है, मैं बोल दूंगा, मैं तो इसमें नहीं, मैं जानता नहीं किसी को ना, आप कह रहे हैं तो बोल दूंगा। फिर वो धीरे से जेब में से एक लिफाफा उन्होंने निकाला और मेरे को लिफाफा दिया। तो वो गुस्सा नहीं, पर मेरे को लगा कि ये तो दुनिया एकदम कुछ और है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की? फिर जब मैं वहाँ रहने आया, मैंने बताया, एक तो ये शिकारी थे, सुंदर नाम था उनका, वो मेरे साथ, और मम्मी डैडी ने बताया था कि शहर में 3-4 फैमिलीज ऐसी कि इन लोग रहेंगे एक तरह से। मुझे लगा कि वो गार्डियन बता रहे हैं कि कोई कुछ होगा तो इन लोग रहेंगे। वहाँ हम लोग गए, तो मैं जब गया तो मकसद था कुछ काम करने का। तो जंगल से बचपन से परिचय था ही दूसरे बाबत,
और तेंदुपत्ता का काम हम लोगों ने चालू किया था। तेंदुपत्ता का टेंडर भरा था जी। बड़ा क्लीन सा बिजनेस लगता कि वो टेंडर भरो और जो काम है, जितने आप सामग्री एकत्रित करोगे उस गवर्नमेंट को आपको रॉयल्टी देनी है। बड़ा क्लीन सा काम लगा। पहला साल हम लोग का बिजनेस का आसानी से निकल गया, पता भी नहीं चला। थोड़े बहुत पैसे भी बचे, प्रॉफिट भी हुआ। तो पहले साल हम लोगों ने 3 यूनिट लिए, दूसरे साल 6 यूनिट ले लिए। तो उस साल जब 6 यूनिट लिए, ये अब वो तेंदुपत्ता हैं, बड़े बोरों में भरते हैं, उनको गोडाउन करके रखते हैं। जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोग आते हैं, उसका सैंपल देखते हैं और फिर आपका सामान खरीदते हैं। तो हम लोग को दिक्कत जा रही थी बेचने में। पहले साल तो पता ही नहीं चला, आए सब सामान बिक्री हो गया, 2 पैसे बच गए। दूसरे साल जब बिजनेस हुआ तो दिक्कत हो रही थी, यानी महसूस हो रहा था कि गुड्स बिक नहीं रहे हैं। जिनको पहले साल बेचा वो भी कंफर्म नहीं कह रहे थे कि हाँ हम लेंगे आपके गुड्स। तो एक पार्टी आई, देश की 3rd 4th लार्जेस्ट बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती थी। वो आए, मैन्युफैक्चरर जो थे, मालिक थे, बैठे और फिर कहे कि आपसे अलग से बात करनी। चले, बगल में छोटा सा ऑफिस का कमरा है घर पे, वहाँ गए, बैठे। कहे कि तुम इसमें कैसे आ गए, इस बिज़नेस में? तुम पढ़े लिखे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर किया, भोपाल से किया, और ऐसे परिवार में हो, कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, यहाँ कैसे? मैंने कहा नहीं, इच्छा से मैं आया, मैं चाहता था कि आके अपना काम करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहे कि देखिए मेरे को आपका गुड्स नहीं लेना, मेरे कोटा हो गया है। अच्छा। मेरे को जितना लेना है, पर मैं बतौर बड़े आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मुझे साथ लेके आए हैं, जिनके साथ मैं आया हूँ, उनने क्या कहा? उनने कहा कि ये अच्छे लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, लेकिन राजा महाराजा हैं, आराम से सो के उठते हैं, 10-12 बजे तक उठते हैं, और कहा वो काम देख पाते हैं, अब जैसा है चल रहा है, अब वो क्या होगा, काम कैसा किया होगा। जबकि हम लोग, मैं 6 बजे से रात के करीब 11 बजे तक काम देखता था, फड़ों पे जाता था, जंगल में जाता था। पर ये बात मेरे को चुभ गई कि मेरे को देखभाल करने के लिए जिनको कहा गया है, उनमें से ऐसा, मतलब दुनिया भी तो ऐसी, बाकी दुनिया चलो दूर की है, जैसी चल रही है, लेकिन जिनको मम्मी डैडी ने सबसे करीबी समझा, सबसे जिम्मेदार समझा, वहाँ दुनिया ऐसी। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब आपके फादर ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी। क्या था उस चिट्ठी में? मम्मी डैडी ने कभी जीवन में कुछ करने को नहीं बोला कि ये करो, तुम ये करो। एक तरह से मुझे हमेशा महसूस होता था कि वो हैं, लेकिन मैं अपने उस तकलीफ से उभर नहीं पाया था। तो डैडी की भी बात मैंने नहीं रखी। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करो। हाँ, कि नहीं लड़ो मत, तुम इसमें मत हो। पॉलिटिक्स नहीं कहा था, ये जो वो एक अध्यक्ष जो म्युनिसिपल है उसमें नहीं आओ। अफसोस है आपको कुछ कि आपने उनकी ये 2 बातें नहीं मानी। तो अब अगर आप पलट कर देखें तो आपको लगता है कि अफसोस उस नाते नहीं कि पब्लिक फील्ड में आके बहुत कुछ करने का भी मौका मिला। मैं पॉलिटिक्स से कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता है कि उस वक्त आपको बहुत ही गुस्सा आया हो कि मैंने क्यों राजनीति ज्वाइन की? क्योंकि कई बार होता है ना कि आप अगर अपनी तरफ से सर्व कर रहे हैं, अच्छा सर्व कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो तो छोड़ दीजिए, और आपको गलत एलिगेशंस मिलते हैं या आपके बातों को नहीं माना जाता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो ऐसा कोई दौर या ऐसा कोई इंसिडेंस आया जब आपको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए या पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए? अपने आप में गुस्सा मैंने करीब कॉलेज के समय तक कंट्रोल कर लिया था या छोड़ दिया था। क्लोजर चाहता था। मैंने अपने पार्टी के हाई कमांड से भी अप्रोच करके प्रयास यही किया कि इस यानी है या नहीं है। अभी भी कहता हूँ कि पार्टी का अभी भी सदस्य हूँ मैं, कांग्रेस पार्टी का, तो बंद दरवाजों की मर्यादा मेंटेन कर रहा हूँ। उसमें क्या बात हुई
जी जिम्मेदाराना नहीं है उसको कहना, क्योंकि मैं अभी भी पार्टी के अनुशासन से भी हाँ, आप भले जुड़ा ना हुआ कहें हूँ। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं और इतनी बात हो रही है तो वो थी, और अगर आप उस पर फिर भी आप उस चीज़ पर नहीं बात करना चाहते हैं तो ये उन आपके लिए बातों को बहुत मैं चाहता था कि खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। मैंने पंचायत विभाग से भी इस्तीफा दिया था, और उस समय मुझे दिल्ली भी तलब किया गया था। मेरे जो पार्टी के कुछ सीनियर्स थे, पार्टी हाईकमांड ने दी होगी कि इससे बात करो। मैं वहाँ गया, 15 GRG में उस समय कांग्रेस कार्यालय था, तो जहाँ छोटा ऑफिस था बैठे थे, वहाँ उन्होंने बात किया, और शुरू से ही जो कॉन्वर्सेशन चालू हुआ वो अग्रेसिव नहीं था। तो इस्तीफा कैसे दे दिया तुमने? पर वहाँ जो कॉन्वर्सेशन चालू हुई वो दूसरे लेवल की दिखी, मिलनसारिता की टाइप दिखी। अरे बाबा ये क्या कर दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया, इस टाइप की बात। तो मैंने फिर बताया कि भाई सर और कोई बात नहीं है। मैंने कॉन्वर्सेशन तो लंबा चला था कि सार दो चीज़ है, दो इश्यूज हैं। एक ये 2.5 साल वाली बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से मेरे को टाइम दिलवा दीजिए, और बात करके उनकी जो भी फाइनल इसमें राय है, क्योंकि मीडिया में बहुत आ रहा है और 100 फ़ोन मुझे रोज आते हैं पूरे छत्तीसगढ़ से कि बाबा कब शपथ हो रहा है, कब चार्ज ले रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि हो रहा है सब, ऐसी भी बात चल जाती है। मैंने कभी पोस्ट के लिए पहल नहीं की, जो मिला मैंने उसमें अपने क्षमता के अनुसार काम करने की कोशिश की, और वो मेरा नेचर है। मैं खेलता हूँ क्रिकेट, तो वैसे ही जो भी मैं करता हूँ मेरा प्रयास रहता है, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। आपने क्रिकेट का भी बहुत बार जिक्र किया, और आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, और 2-3 मैचेस के तो हम भी साक्षी रहे हैं, हमने देखा है आपको खेलते हुए। अभी रिसेंटली आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स, आपने स्काई डाइविंग भी कहीं की है, तो इसके अलावा और क्या शौक है आपके? क्रिकेट और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा पढ़ने का भी आपने कहा कि आपको इसमें पढ़ने का भी स्पोर्ट्स शौक में है। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में हैं तो सभी स्पोर्ट्स करते थे। मैं बाकी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में बहुत अच्छा नहीं था प्लेयर। लंबा था तो एथलेटिक्स में, हाई जंप में, क्लास 10 में भी स्कूल में फर्स्ट था। और मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन अच्छा लगता है, टेबल टेनिस, तो सभी कैरम, चेस। आप इतने अच्छे, आपका स्वभाव का, आप धनी हैं, आप इतने सॉर्टेड हैं, आपको पॉलिटिक्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है दोनों चीज़ें आपको मालूम थी, उसके बाद भी आप चुनाव हारते हैं, ऐसा क्यों? इसमें सबसे पहले अपनी कमी। ये 5 साल मंत्री के रूप में आदमी जानता है, समझता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 15 साल छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के यहाँ के विधायकों की मेजॉरिटी थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हालांकि जोगी जी ने बाद में फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बनाया था, वो काम चालू करते ही करते चुनाव आ गया, पार्टी हारी, तो उसी समय मैंने छोड़ भी दिया था। टाइम था उसमें, और पर मैंने कहा कि जब पार्टी हारी है तो 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो विपक्ष में ही रहे। पहले 5 साल में तो चुनाव लड़ने का मौका नहीं था, आरक्षण था। फिर डिलिमिटेशन आया 2008 में, तो अंबिकापुर की सीट ओपन हो पाई, तो बमुश्किल 1000 वोट से जीत पाया। वो भी हारते हारते ही जीते। 18 राउंड की काउंटिंग थी जी। तो पहले राउंड से 15th राउंड तक मैं पीछे था। 16th राउंड में 400 वोट आगे हुआ, 17th राउंड में 400 वोट पीछे हुआ, और 18th राउंड में 1000 वोट से आगे हो गया। फिर बैलेट में कम था, पोस्टल बैलेट में, तो 980 वोट से जीत पाया था। तो पहला चुनाव है, मैं 10-15 हज़ार 20,000 वोट से तो आराम से जीतूंगा, लेकिन जीता बमुश्किल 1000 वोट से, पूरा पीछे रहते हुए आखिरी में बस समझिए निकल पाए। तो चुनाव के बाद जब विश्लेषण में आदमी जाता है तो लोगों ने कहा कि बाबा नहीं, सब तो ठीक है, लेकिन लोगों में ये बात थी कि बाबा तो अच्छे हैं, लेकिन बाबा तक पहुंचने में राजा का घर है, बड़े आदमी हैं, 4 दरवाजे हमको पार करके जाना पड़ेगा, 4 दरबान है। वातावरण अंदर ही अंदर तैयार कर लेते हैं, वो उससे आप भिगे भी नहीं रहते, आपको पता ही नहीं रहता है कि अंदर क्या हो रहा है।
एक दिन एक अधिकारी आए तो बड़े सहमे सहमे से, मुझे महसूस हो रहा था कि सहमे सहमे है, अपने साथ के कोई थे उनको लेके आए थे। बैठे, जैसे बात हो रही है आपसे बात हो रही है वैसे ही बात हो रही थी। तो 10-15 मिनट बाद वो बोलते हैं कि बाबा साहब बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं साहब बताएं। क्या कि अगर मैं आके आपसे नहीं मिला होता तो मैं मान नहीं सकता था कि यानी आप इस टाइप के आदमी हो, क्योंकि मुझे तो ये बताया गया कि देखना इनका फ़ोन आएगा किसी काम के लिए, गलती से भी आसपास मत जाना, क्योंकि एक भी काम इनका नहीं करोगे तो बंदूक लेके तुम्हारे पास आएंगे। और तो दुनिया, मैंने बताया कि वो आदर्शवादी युवक के लिए, युवा के लिए जो एक्चुअल वर्किंग दुनिया थी वो एकदम अलग है। पहले चुनाव के बाद मैंने काम ये चालू किया कि जब भी मैं गांव में जाता था मीटिंग लेने के लिए, तो मैं भाषण, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, इंटरेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो अभी है ऐसा कि बोले नहीं तो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो शुरू में, अब तो चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैं बोलता था कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। और मैं अपना मोबाइल नंबर दे के अपनी बात चालू करता था। और ऐसा नहीं कि आप घर मत आइए, जब इच्छा हो आप आ सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, खर्चा भी होता है, तो चाहे आप जब चाहो तो आप मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो उस समय तक मेरे फ़ोन बुक में करीब 1900-2000 नंबर थे। आज करीब 20,000 नंबर हैं। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी मानी जाती है। लेकिन अभी का सिनेरियो हम देखें तो जो समकक्ष पार्टियां हैं उनके विपरीत वो बहुत ही कमज़ोर लगने लगी है, प्रतीत होने लगी है। बाहर से तो कम से कम ऐसा ही लगता है। क्या कारण मानते हैं आप इसको? कांग्रेस का स्ट्रेंथ है कि वो एकदम ओपन है और वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। वो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस को साथ लेके एक बेसिक विचारधारा में जोड़ के, जो कहते हैं कि भाई ये देश में कई प्रकार के फूल हैं और एक माला में पिरो के ये देश बना है, इत्यादि इत्यादि। तो बेसिकली कांग्रेस का कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट भी वही है कि पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस को साथ रख के मिनिमम एक बेसिक आइडियोलॉजी है जो थोड़ी लेफ्ट ऑफ सेंटर है, उसको लेके कांग्रेस की वीकनेस भी इसी से जुड़ जाती है कि जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, अगर आप कैडर बेस्ड पार्टी हो उनको कंट्रोल करना बहुत आसान है और कैडर बेस्ड पार्टी करती है। इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, एक डंडा है डिसिप्लिन और कंट्रोल का। आप चाहे आरएसएस कहें, चाहे बीजेपी भी, एबीवीपी और युवा मोर्चा जो उनका संगठन है, उनका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग है। जब भी मैं पहले ट्रेन से बहुत आता था तो स्टेशन पे अनेकों बार बच्चे मिलते थे, प्रणाम बाबा, कैसे कैसे आए बेटा। वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे, एबीवीपी की ट्रेनिंग थी, बीजेपी, तो आपस में हम लोग बात करते ही हैं, तो अनेकों बार। तो आप देखें कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस में कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है, कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं है ऑफ अनुशासन और नियंत्रण का। कांग्रेस बहुत खुली है, जिसे ढीला भी कहा जा सकता है उस नाते। एक खुलापन है जो कांग्रेस में है, और दूसरा उसका नेगेटिव सिक्के का दूसरा पहलू ढीलापन है कि वो कंट्रोल नहीं करते। बट ओवर द इयर्स अगर ये चीज़ें हो रही हैं और सामने उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम कहें, या डेवलपमेंट नहीं होना है, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में पार्टी के लिए अच्छा नहीं है? डेवलपमेंट के लिहाज से तो कोई अंतर नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों को अगर छोड़ दें तो किसी की भी आर्थिक नीतियों में या अन्य नीतियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। मनमोहन सिंह जी के समय जो एक बात आई जिसको हम लोग पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं, तो वो विपक्ष ने, उस समय बीजेपी विपक्ष में थे, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करके और लागू करने में सफलता हासिल कर ली। आज प्रधानमंत्री जी, स्पीकर बार बार कहते हैं कि डिसरप्ट मत करिए पार्लियामेंट। उस समय क्या हो रहा था? इससे ज़्यादा डिसरप्शन हो रहा था, जिसे हम पॉलिसी पैरालिसिस कह रहे हैं। 2G स्कैम, तो कोल स्कैम, तो अब नॉमिनल हो गया वो।
या आप नहीं भांप पाए कि आज के समय में ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसकी पहुंच इतनी व्यापक हो गई है कि आप भांप नहीं पा रहे हो कि कहाँ कहाँ तक ऐसी बातें पहुंच गई जो आप तो जान रहे हो कि सही नहीं है, और आप सोच रहे हो कि नहीं, सही जान के पब्लिक मानेगा कि नहीं, एक इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक उसको नहीं मान रही है। और विकल्प के रूप में जब बात आई तो उन्होंने नए आदमी को मौका दिया। उस समय तो आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक मुख्यमंत्री थे जी। तो लोगों ने उनको मुझे लगता है कम देखा, क्योंकि उतना जाना नहीं था। लोगों को लगा कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये तो पार्टी की बात होगी। आपकी अगर बात की जाए तो आपको अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में आपका गोल्डन टाइम क्या लगता है कि ये आपका एक बहुत ही गोल्डन टाइम रहा आपका पॉलिटिकल करियर में? सीधा पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन एक राजकुमार कॉलेज, मैं करीब 20 साल से अब 5 साल का और मौका लोगों ने दे दिया है। पब्लिक फील्ड है इसलिए राजकुमार कॉलेज कह रहा हूँ कि नॉन प्रॉफिट सो टू से ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ काम करने का मौका मिला और मुझे काफ़ी संतोष है कि हम लोग एक कॉलेज जो करीब 90 लाख के नुकसान में था जब हम लोग प्रबंधन में आए, उधारी थी 90 लाख की, आज हमारे पास काफ़ी एक बफर है डेवलपमेंट के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टाफ लाने के लिए एटसेट्रा। जो अधिकारी थे उनको मैं यही कहता था कि देखिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए कि अगर कुछ हो रहा है, एक ये दुनिया है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन शिकायत अगर आई तो फिर एक्शन होगा। जो भी करिए ऐसा करिए कि शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप अगर आने वाले समय की हम बात करें तो कैसे आप अपने आप को लोगों के बीच कहलवाना पसंद करेंगे? अपनी पहचान लोग आपको जिस नाम से या जिस पहचान से पहचाने, एज अ सरगुजा के महाराज या छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम? टीएस बाबा। टीएस बाबा कह रहा और अगर हम ये बात करें कि आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आने वाले फ्यूचर में आपने क्या सोचा है कि आप क्या चाहते हैं? खर्चे बहुत हैं, ठिकाने कई हैं, तो उसके अनुरूप इनकम होनी चाहिए। तो मैंने एक आपस की चर्चा में एक टारगेट सेट किया है कि इतना कम से कम चाहिए, क्योंकि खर्चे हम लोग के हैं, 5-6 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जी। तो खर्चे काफ़ी हैं, तो उतना इनकम आना चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला, दूसरा हम लोग का मेरा वो जमता नहीं है, और दूसरी चीज़ें। पर्सनालिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? पर्सनालिटी इन द सेंस नॉट फिजिकली लुकिंग वाइज, पूरा जो एक कैरेक्टर होता है एक पर्सनालिटी में, कितना इम्पोर्टेंट होता है सक्सेस या फेलियर में, उसका कितना हाथ होता है? कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज कुछ कल कुछ, सफलता मिलेगी भी नहीं, मिलनी भी नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स हो, कंसिस्टेंसी जी, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। बीजेपी आपकी जो विपक्ष की जो पार्टीज रहती हैं, उनके लोगों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं और बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं आपके। आई थिंक यही आपका मोटो है लाइफ का कि आप सबके साथ, जिसके साथ जैसा रिलेशन है, इररिस्पेक्ट पावर या पार्टी, आप सबके साथ अच्छे से रहते हैं। तो कौन आपके दूसरी पार्टी में अगर बात की जाए तो आपके अच्छे दोस्त हैं? क्या आप नाम बता सकते हैं? दोस्तियां तो नहीं, लेकिन संबंध रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे जी, और उनके पहले कार्यकाल में मैं विधायक, सेकंड कार्यकाल में विधायक रहा। तो ऐसे भी मौके आए कि जब वो कार्यक्रम में आते थे, मुझे लोकल पॉलिटिक्स जो बीजेपी के लोग थे वो आने भी नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, एंट्री भी नहीं होती थी। मेरे चुनाव में रमन सिंह जी 2 रात 3 दिन उन्होंने वहां बिताया, ऑटो तक में घूमे, मेरे खिलाफ प्रचार किया। म्युनिसिपल का चुनाव हो रहा था, तो उसमें एक दिन में 6, 7 या 8 मीटिंग उन्होंने ली। तो पॉलिटिकली हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना उनने ना मैंने। लेकिन व्यवहार में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि उनने कंसिस्टेंसी रखी, तो वो अपने जगह है। पॉलिटिकली वहाँ नहीं जमा। पॉलिटिकली बीजेपी के जितने साथी हैं सब, उनका अपना कमिटमेंट है। हम लोग दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग का
अपना कमिटमेंट है, ये रखना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज। और संबंधों में कभी मुझे लगता है कि वो प्रतिद्वंद्विता की कड़वाहट नहीं आने देनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता, पूरी ताकत से अपने लिए पहल करिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप तलवारें निकाले रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके साथ बात करके ये तो समझ में आया कि आप अपनी शर्तों पर जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सच के साथ चलने वाले व्यक्ति भी हैं। और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स अब देखेंगे इस प्रोग्राम को, उनको एक बात तो क्लियर हो जाएगी, जो भी आपके बारे में एक गलत अफवाह जो फैलाई गई थी कि आपसे डायरेक्टली मिला नहीं जा सकता, हमने तो आपके साथ इतने आराम से इतनी देर बात की है, तो आई थिंक जो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि जो भी कोई आपके साथ आके मिलना चाहता है वो आपसे मिल सकते हैं और अपनी ज़रूरत आपके सामने रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और हमारे साथ टाइम लिया आपका, बल्कि थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच। और लिए आप सौभाग्य की भी बात है, खुशी की भी बात है। जी जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो आज के एपिसोड में हमने टी.एस. सिंहदेव के बारे में एक बहुत ही अलग उनका एक रूप है जो यूजुअली लोगों को नहीं मालूम है, वो जाना। और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगता है, इसके बारे में अपने व्यूज़ एंड सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर।